राधे राधे फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि हर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ टीथ इन ए ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में कितने तरह के दांत होते हैं। तो मानव शरीर में 4 तरह के दांत होते हैं। वो कौन से होते हैं? पहला होता है प्रीमोलर, मोलर, इंसिजर और कैनिन्स। ये 4 तरह के दांत होते हैं। अब ये 4 कैसे होते हैं? जो प्रीमोलर दांत होता है वो आपका दाढ़ वाला दांत होता है, जिससे आप किसी भी चीज़ को चबाते हो, जैसे कि अखरोट हो गया और नारियल हो गए। तो जो दाढ़ वाला दांत होता है उसको प्रीमोलर दांत कहते हैं। मोलर कौन सा होता है? जो सबसे बड़ा दांत होता है वो मोलर दांत कहलाता है, उसे मोलर टीथ कहते हैं। इंसिजर टीथ कौन से होते हैं? ऊपर के आगे के 4 और नीचे के आगे के 4, यानी कि टोटल 8 दांत इंसिजर टीथ कहलाते हैं। कैनिन्स कौन से होते हैं? जो ऊपर के 4 के बगल वाले और नीचे के 4 के बगल वाले जो दांत होते हैं उन्हें कैनिन्स टीथ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर, यानी कि वो ऐसा कौन सा ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप होता है जिसे किसी को भी दिया जा सकता है। तो वो कौन सा होता है? वो ओ ग्रुप का होता है। ओ में भी कौन सा? ओ नेगेटिव वाला जो होता है उसे किसी को भी दिया जा सकता है। यानी किसी इंसान का अगर ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो वो इंसान किसी को भी अपना खून दे सकता है। लेकिन उसके लिए एक दिक्कत है, जब उसे खुद के पास लेने की बारी आएगी तो वो ले सिर्फ ओ नेगेटिव वाले का ही सकता है। और ओ नेगेटिव बहुत ही रेयर केस में मिलता है, बहुत कम लोगों का ओ नेगेटिव होता है। यानी वो दे तो सबको सकता है, पर जब उसे खुद खून की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसके लिए उसका थोड़ा सा इसमें घाटा रहता है ओ नेगेटिव वाले का। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें यूनिवर्सल एक्सेप्टर की, तो वो किसी का भी ले सकता है। वो कौन सा होता है? वो ए बी पॉजिटिव होता है। यानी जिस भी इंसान का ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, वो किसी का भी खून ले सकता है। और ओ नेगेटिव वाले का घाटा होता है कि वो दे तो सबको सकता है पर ले सिर्फ ओ नेगेटिव वाले ही सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? ऑप्शन सी जो है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे, अगर सेल्सियस में बोलेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और हमें जो बुखार आता है 100 डिग्री, 101, 102, 104, वो किस में होता है? वो फ़ारेनहाइट में ही होता है, क्योंकि पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस में तो पानी ही गर्म हो जाता है। तो सोचो अगर 102 किसी को बुखार आ गया तो उसके बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा? इसीलिए जो भी बुखार आता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला साइड में लिख रखा है। ठीक है, अगर मान लो आप 37 डिग्री सेल्सियस को पुट करोगे फॉर्मूले में तो आपका आंसर आ जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पीएच ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड क्या है? एक तरह से लिक्विड है और हर लिक्विड का एक पीएच होता है। पीएच बेसिकली एक स्केल है जो कि 0 से लेकर 14 तक 14 तक होता है, और जो 7 होता है उसका मिड पॉइंट होता है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है। अगर 7 से ज़्यादा किसी लिक्विड का पीएच है तो बेसिक नेचर में आ जाता है, यानी कि क्षारीय में आ जाता है। 7 से कम है तो वो एसिडिक यानी कि अम्लीय नेचर में आ जाता है। ठीक है, तो ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच 7.4 होता है। ठीक है, तो मैं आपको 2 लिक्विड के पीएच और बता देता हूँ, कौन कौन से? एक यूरिन का और एक मिनरल वाटर का, जैसे पीते हैं। ठीक है, तो यूरिन का कितना होता है? वो 6.0, ठीक है, इसका पीएच होता है। और जो मिनरल वाटर होता है, जिस पानी को पिया जाता है, उसमें आयंस होते हैं, उसका पीएच कितना होता है? उसका पीएच 7.2 होता है। और एक यूज़ किया जाता है लैब में, वाटर यूज़ किया जाता है, वो होता है डिस्टिल वाटर। ठीक है, उसका पीएच कितना होता है? उसमें कोई आयंस नहीं होते, इसलिए उसका पीएच कितना होता है? उसका 7 पीएच होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोन्स इन फेस, यानी फेस में कितनी हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन ए 14 हड्डियां फेस में होती हैं। मैं कुछ और के बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे स्कल, खोपड़ी में कितनी होती हैं? 22 होती हैं, 22। चेस्ट, छाती में कितनी है? 25 है। आर्म्स, भुजाओं में कितनी है? 6 हैं। और ईयर, एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, तो 2 कान होते हैं, तो कितनी टोटल हड्डियाँ हो गई? 6 हड्डियाँ हो गई। ओके, नेक यानी गले में कितनी होती हैं? 7। हैंड, हाथ में होती हैं 27। फुट यानी पैर में होती हैं 33। और रिस्ट, कलाई में कितनी होती है? 8। और रिब्स, जो पसलियाँ होती हैं, हमारी 2 साइड पसलियाँ होती हैं ना, लेफ्ट और राइट, तो उसे पेयर में बोला जाता है एक्चुअली। तो 12 पेयर्स यानी 12 पेयर बोलेंगे, या फिर अगर टोटल बताएं तो 24, 12 दूनी 24 हड्डियाँ टोटल होती हैं। अगर पेयर में बोलेंगे यानी जोड़े में तो 12 पेयर होते हैं। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉन्गेस्ट बोन, यानी कि सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। ठीक है, और कौन सी होती है। तो ऑप्शन बी, फीमर जो है
वो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है और कहाँ पाई जाती है, वो थाई यानी कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन की बात अब बताओ शॉर्टेस्ट बोन कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी की। ऑप्शन ए स्टेप्स, वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, वो कान में पाई जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पतली हड्डी यानी कि थिनेस्ट बोन कहाँ पाई जाती है वो, और कौन सी होती है। ऑप्शन सी फिबुला जो है वो थिनेस्ट बोन होती है यानी कि मानव शरीर की ह्यूमन बॉडी की सबसे पतली हड्डी होती है और कहाँ पाई जाती है, वो टांग में पाई जाती है। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्यूरिंग स्लीप ब्लड प्रेशर, यानी कि इंसान के सोते समय जो उसका बीपी होता है वो घटता है या बढ़ता है या स्थिर यानी कि कांस्टेंट रहता है या फिर घटता बढ़ता दोनों है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसमें जो ऑप्शन डी है फ्लक्चुएट्स, यानी कि मानव शरीर का बीपी ब्लड प्रेशर घटता भी है बढ़ता भी है। ठीक है, सोते समय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है काफ़ी बार। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन रैट, यानी कि रैट यानी चूहे में कितने क्रोमोसोम्स कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो अगर उससे पहले पेयर की बात करी जाती है तो पेयर में बताएं तो 21 पेयर 21 पेयर्स होते हैं। और हमें पता है एक पेयर 2 का होता है यानी जोड़ा होता है। तो अगर टोटल बात करें तो कितने क्रोमोसोम होंगे, 42 क्रोमोसोम टोटल होते हैं। अगर पेयर में पूछेगा तो 21 पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो चूहे के क्रोमोसोम्स के बाद मैं आपको बताता हूँ ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उसमें कितने होते हैं 23 पेयर्स, 23 पेयर होते हैं। और टोटल की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, उसमें भी जो 22 पेयर होते हैं यानी कि 44 क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोम्स के होते हैं। और आखिरी बचा एक पेयर यानी 23वां पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। किसका होता है, सेक्स क्रोमोसोम का होता है। और हमें पता है एक पेयर में 2 होते हैं, तो एक किसका होता है, एक मेल का होता है एक फीमेल का होता है। मेल का कौन सा क्रोमोसोम होता है, तो मेल का होता है XY क्रोमोसोम जो होता है वो मेल का होता है और XS किसका होता है, फीमेल का होता है। यानी 46 में से 44 तो ऑटोसोम्स के हो गए और 2 जो हो गए वो एक मेल का हो गया और एक फीमेल का हो गया। मेल का कौन सा है XY और फीमेल का कौन सा है XX। ठीक है, और अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, तो जो बच्चा पैदा होता है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किस पे डिपेंड करता है, वो क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है। कैसे, मान लो फीमेल का X और मेल का भी X, ये दोनों X मिल गए तो क्या बना XX, और XX किसका होता है, फीमेल का होता है यानी कि लड़की पैदा होगी। अगर मान लो फीमेल का X और मेल का Y और ये दोनों मिल गए तो क्या होगा, लड़का पैदा होगा। ठीक है, इस तरह से बच्चा पैदा होता है। लड़का या लड़की किस पे होगा, वो क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अ मिनरल विच नीडेड मोर इन गर्ल्स एज कम्पेयर टू बॉयज, यानी कि ऐसा कौन सा मिनरल होता है जिसे लड़कियों को ज़्यादा ज़रूरत होती है लड़कों के मुकाबले, यानी कि ऐसा कौन सा है जिसे लड़कियों को ज़्यादा चाहिए होता है, वो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो कौन सा होता है, वो आयरन होता है। कौन सा होता है, आयरन। आयरन लड़कियों को ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू बॉयज। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। द लाइफ स्पैन ऑफ RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं का जो लाइफ स्पैन होता है, जो टाइम होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए 120 दिन का होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद दोबारा बनते हैं पर पहला कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। ठीक है, ये हो गया RBC की बात। WBC वाइट ब्लड सेल्स का कितना होता है लाइफ स्पैन, वो होता है 4 महीने से ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो डेथ होता है ना, मतलब RBC जो होती है वो कहाँ पे जाके मर जाती है, यानी कि जो उनका जो ग्रेवयार्ड होता है वो कहाँ पे होता है, वो स्प्लीन होती है। ठीक है, स्प्लीन को बोलते हैं RBC का ग्रेवयार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको रैबिट का और ह्यूमन दोनों का डेंटल फार्मूला बताऊंगा। ठीक है, तो रैबिट का डेंटल फार्मूला कौन सा होता है, ये एक्चुअली ABCD होंगे, EFGH गलती से हो गया। तो E है 2033/1023, ये है डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट। ठीक है, ये क्या है 2033, ये मोलर प्री मोलर इनके हिसाब से होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन, वो क्या होता है, वो होता है 2123/2123। ये 2123 है कैसे, तो 2 जो है वो इंसीजर टीथ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इंसीजर कौन से होते हैं। 1 जो है वो कैनिन है। ठीक है, 2 जो है वो प्रीमोलर है और आखिरी में जो 3 है वो मोलर टीथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द डिजीज जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो पीलिया की बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है। ऑप्शन ए एक्सेसिव शुगर, यानी कि ज़्यादा मीठा खाने से, ज़्यादा चीनी की वजह से। ऑप्शन बी कंटेमिनेटेड वाटर, पानी के कंटेमिनेट होने की वजह से, यानी खराब पानी की वजह से कह सकते हैं। सी पॉर्क, यानी कि सुअर का मांस खाने की वजह से। या फिर डी एक्सेसिव ईटिंग ऑफ करकुमा। तो ये होता है इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी
कंटेमिनेटेड वाटर, इसकी वजह से पीलिया की बीमारी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वैक्सीन इज यूज्ड फॉर टीबी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें कंटिन्यूस खांसी आती है। टीबी की बीमारी में क्या होता है, कंटिन्यूस खांसी आती रहती है और इसका 6 महीने का कोर्स चलता है। ठीक है, तो ये जो है इसकी वैक्सीन का नाम क्या है, तो ऑप्शन ए BCG। ठीक है, इसकी वैक्सीन का नाम है, टीबी की बीमारी के लिए BCG वैक्सीन दी जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है BCG की, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन इसकी फुल फॉर्म है BCG की। ठीक है, अब बात चल रही है, कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है इंडिया में। कौन सी वैक्सीन यूज़ करी जा रही है, एक तो करी जा रही है कोवैक्सीन और एक करी जा रही है कोविशील्ड यूज़ करी जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु गिव द नेम सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि सेल को सबसे पहले किसने खोजा था, सबसे पहले उसको नाम किसने दिया था, तो वो दिया था ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने ही सेल को खोजा था। ठीक है, कब खोजा था, कब डिस्कवरी करी थी, 1665 1665 में इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, अब मैं आपको बाकी के ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो सेल का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है सबसे बीच में सेंटर पे, तो सेल का न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और मेंडल के बारे में तो सभी को पता है, क्या किया था, मटर से एक्सपेरिमेंट किया था, गार्डन पी से एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, कब किया था, 1866 में किया था। ठीक है, ये हर बार पूछा, मेंडल का तो हर बार पूछा जाता है। ठीक है, और मेंडलिप का तो सभी को पता है, पीरियोडिक टेबल मेंडलिप ने बनाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, DNA डज नॉट हैव, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड DNA इसकी फुल फॉर्म होती है, इसमें इन चारों में से कौन सा बेस नहीं होता, ये चारों बेस हैं, इनमें से कौन सा बेस नहीं होता, तो वो नहीं होता। मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो वो कौन सा नहीं होता, वो बी यूरेसिल, वो DNA में नहीं होता। DNA में जो होते हैं 4 होते हैं, कौन से होते हैं, मैं आपको शॉर्टकट से बताता हूँ, याद करने का तरीका मैंने भी ऐसे ही याद किया है। AGCT, AG मतलब A एडिनाइन, G ग्वानिन, C साइटोसिन, T थाइमाइन। AGCT तो होते हैं DNA में, और RNA जो होता है, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो कौन से होते हैं, AGCU एडिनाइन ग्वानिन साइटोसिन, और उसमें थाइमाइन की जगह एक आ जाता है, वो कौन सा होता है, यूरेसिल होता है। तो AGC जो है वो तो DNA और RNA में दोनों में होते हैं, फर्क इतना है DNA में थाइमाइन आ जाता है और RNA में यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यूरेसिल तो RNA का हो गया, तो DNA में नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरेसिल इज नॉट पार्ट ऑफ DNA, यूरेसिल इज द पार्ट ऑफ RNA। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेड यानी कि सीसा जो है वो किसका कारण बनता है, मिट्टी प्रदूषण का, हवा प्रदूषण का, पानी प्रदूषण का, या सबका, तो वो जो है ऑप्शन बी एयर पोल्यूशन का, हवा प्रदूषण का कारण बनता है, कौन, लेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। कभी पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कभी बोलेगा कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इस बार यही पूछा है। ठीक है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये तो सभी को पता है ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, ये ऐसी गैस है जो क्या करती हैं, हीट को कैप्चर कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ गर्म हो जाता है, और ये क्या होता है, इसका कारण बनता है ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, तो ये किसका वजह से होता है, ये ग्रीन हाउस गैस की वजह से ही होता है। तो कौन सी गैस इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, CO जो है वो ग्रीन हाउस गैस तो नहीं है, पर सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस है, कहाँ से निकलती है और क्या करती है, तो CO जो है वो टायर को जलाने पर, फ्यूल को जलाने पर CO जो है निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और करती क्या है, हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है और ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी कराता है, लेकिन जैसे ही CO हमारे बॉडी में जाती है, CO एंटर करती है, जैसे धुएं से CO एंटर कर जाती है, जो धुआं होता है उससे CO एंटर कर जाती है, वो क्या करता है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बनाने की जगह वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन आगे कैरी नहीं हो पाता, ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सांस घुटने लगती है, दम घुटने की वजह से इंसान मर जाता है। आपने देखा होगा बंद कमरे में जब कभी धुआं भर जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, आदमी क्यों मर जाता है, क्योंकि बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की जगह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन आगे नहीं पहुंच पाता, कैरी नहीं होता, पूरी बॉडी में फ्लो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से दम घुटने लगता है। ठीक है, और इंसान मर जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेम द मेल सेक्स हार्मोन, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेल सेक्स हार्मोन का नाम बताओ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि सेक्स हार्मोन जो है वो किस हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं, तो ये स्टेरॉयड हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है। ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक मेल सेक्स हार्मोन होता है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब इससे क्या होता है, इससे सेकेंडरी मेल कैरेक्टर, जैसे जो लड़कों की है, आदमियों की जो होती है भारी वॉइस, डीप वॉइस होती है वो, और मुस्टाच मूछों का आना, दाढ़ी का आना, चेस्ट,
ये सब क्या है, ये सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मेल सेक्स हार्मोन के बाद फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फीमेल सेक्स हार्मोन 2 होते हैं बेसिकली। कौन से होते हैं, एक एस्ट्राडायल होता है जो एस्ट्रोजेंस में आता है, एक प्रोजेस्टेरॉन होता है जो गेस्ट्रोजेंस में आता है, ठीक है। जो एस्ट्राडायल होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि उनकी पतली आवाज़, लंबे बाल, ये सब क्या है, सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फर्टिलिटी के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मिल्क गेट्स और, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि दूध जब खट्टा हो जाता है तो उसमें कौन सा एसिड बनता है, कौन सा बनता है, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड इसके अंदर बन जाता है जब दूध खट्टा हो जाता है। दूध के खट्टा होने की वजह से ही दूध फट जाता है, एसिड का नेचर आ गया उसके अंदर तो दूध फट जाता है, ठीक है। तो कौन सा एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। अब तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि दूध वाले क्या करते हैं कि दूध में एसिडिक नेचर ना आए, यानी कि लैक्टिक एसिड ना बने, दूध ना फटे, इस वजह से उसमें थोड़ा बेसिक कुछ डाल देते हैं ताकि दूध लंबे समय तक टिका रहे, ठीक है, उसमें एसिडिक का नेचर ना आए, दूध ना फटे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट इज डोनेटेड ऑफ आई, यानी कि आँख का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है। ये आजकल काफ़ी चल रहा है कि लोग अपने पार्ट्स, अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर रहे हैं। रितेश देशमुख जी ने भी कहा है और उनकी वाइफ ने भी कहा है कि वो भी अपने ऑर्गन्स को डोनेट करेंगे ताकि कोई ज़रूरतमंद जिसको ज़रूरत है वो उसको यूज़ कर सके, ठीक है। तो आँख का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, वो बी कॉर्निया किया जाता है। काफ़ी लोगों को रेटिना टिक कर देते हैं, गलत हो जाता है वो, ठीक है। ऑप्शन बी कॉर्निया जो है वो निकाला जाता है, उसको निकालने में से 10 से 15 मिनट लगते हैं। हालांकि इसे ट्रांसफ़र करने में किसी दूसरे में उसमें करीब 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो आँख का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, वो बी कॉर्निया किया जाता है। पर इमेज जो बनती है ना आँख में, इमेज कहाँ पर बनती है, वो रेटिना पे बनती है, ठीक है। रेटिना पे इमेज बनती है और कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, वो कॉर्निया पार्ट निकाला जाता है। किसी की आँख का कॉर्निया निकाला, दूसरे की आँख में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो कॉर्निया डोनेट किया जाता है, ओके। तो मैंने इसमें आपको सब कुछ बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना, ठीक है। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।